बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क के लंदन में आज रिकॉर्ड होने वाले इस प्रोग्राम जो स्पेशल एपिसोड है मंजिल ब मंजिल का, उसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के लोग मुमलकत पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं कि अंदरून मुल्क हों या बैरून मुल्क, किसी जगह किसी मकाम पर भी हों, उन्हें अपने वतन की मोहब्बत जो है हमेशा सताती है। और मुल्क के अंदर जो बेचैनी और अफरा तफरी का सा माहौल पैदा होता है, उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तज़ब्बुब, मतफक्कर और परेशानी के आलम में मुब्तला रहते हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मिनिस्ट्री के इंचार्ज या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मिनिस्टर जनाब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं और हम आज पाकिस्तान के हालात के बारे में और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। तकबीर टीवी के लिए वक्त निकालने का मैं आपका बेहद ममनून एहसान हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर साहब, टू स्टार्ट विद, पाकिस्तान को इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो इस वक्त क्या क्या है? माशी मसला सबसे बड़ा मसला है। माशी बदहाली, मईशत को बहाल करना, और उसमें उसी के ज़ुमरे में तवानाई का बहरान या लोड शेडिंग का अज़ाब। मैं समझता हूँ कि इसने ये सबसे बड़ा इस वक्त हमारी अंदरूनी सलामती को ख़तरा जो है वो बनकर सामने आया है। जो लोगों में बेचैनी है और इस मसले ने जिस तरह लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, तो ये बड़े मसाइल में से है। बाकी बेरोज़गारी है, गुर्बत, महंगाई, वो भी माशी बदहाली की वजह से है। और फिर इसी तरह बलूचिस्तान का मसला एक बड़ा सियासी मसला है। कराची में जो अमन व अमा का मसला, ये गुज़िश्ता 2-3 सालों से जो वहाँ एक सूरत हाल सामने आई है, फिर उसको उसके सही तनाज़ुर में समझ के उस मसले का हल निकालने की ज़रूरत है। फिर देखें, जमहूरियत है लेकिन मरकज़ में है, सूबों में है, ग्रास रूट पे जो आवाम के करीब तर जो जमहूरियत होती है, मकामी हुकूमत होती है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो उससे भी एक बड़ा एहसास महरूमी लोगों में पैदा होता है। और जो आखिरी बड़ा मसला जिसको मैं आइडेंटिफाई करूँगा, वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी अपनी जगह है, और ये मुसलसल सिलसिला चल रहा है। तो ये 5 बड़े चैलेंजेस हैं। वैसे तो हमारी यूथ जो नौजवानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो नौजवानों की है। अब माशी बहाली के अमल में अगर यूथ में सरमायाकारी ना की जाए, उनके लिए रोज़गार के मौक़े ना पैदा किए जाए, इंसानी वसाइल या ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप ना किया जाए, इंसानी वसाइल को तरक्की ना दी जाए, तालीम और सेहत में ज़्यादा बजट ना दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि और ये तवानाई का बहरान, तो फिर सियासी जमहूरी अमल को भी शदीद ख़तरात लाहक होंगे। और ये किसी एक हुकूमत के लिए मसला नहीं होगा, बल्कि ये पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए जो है वो ये सारे मामला जो एक संगीन ख़तरे की सूरत इख्तियार करेंगे। डॉक्टर साहब, आप ख़ुद MQM, पीपल्स पार्टी, ANP, इसके अलावा काफ लीग, सब स्टेक होल्डर्स इस वक्त आप लोग इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है पिछले 4 सालों से। ऑन ऑफ आपने तो कुछ दफ़ा जो है एहतजाजन वहाँ से इस्तीफ़े भी दिए, फिर वजारतें ले ली। प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं? आप लोगों को जब पता है ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप लोग या आपस में मुखलस नहीं है या कोऑर्डिनेशन नहीं है, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? देखिए, हम मसाइल की निशानदेही भी करते हैं और उसका हल भी देते हैं। हमने ये सिर्फ हवा में बात नहीं की, और बल्कि ये दावा मैंने किया, हम MQM ने किया है कि हम जो रिवायती अपोजिशन है उससे भी ज़्यादा अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं हुकूमत में रहते हुए।
हुकूमत के अवाम मुखालिफ इक़दामात की तनक़ीद करना, उनकी गलत पॉलिसियों को जो है वो क्रिटिसाइज़ करके उसको एक्सपोज करना, तो हम ये सब काम कर रहे हैं। देखिए, हम यही कर सकते हैं। हम अगर अपोजिशन में भी आ जाएं तो भी यही करेंगे जो हुकूमत में रह के कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि मुल्क के जो अक्सरियत है वो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा हलीफ, हमारी मखलूत हुकूमत की जो बड़ी जमात है, 125 सीटें हैं उनके पास। PMLN के पास 90 या उससे ज़्यादा सीटें हैं, ये दूसरी बड़ी जमात है। तो अब पाकिस्तान के अवाम ने जब इनको वोट दिए हैं तो जाहिर है कि जो फैसलों का इख्तियार भी वो इनके पास है। हम अपोजिशन में, हुकूमत में, फैसले तो ये जो करने हैं, अब हम निशानदेही करते हैं और हल देते हैं। अगर पीपल्स पार्टी हमारे मशवरों को नहीं मानती तो फिर अवाम को फैसला करना चाहिए कि या तो पीपल्स पार्टी के उन लोगों को वोट दें जो कि अवाम के मसाइल को हल करें, आम सियासी कारकुन अगली असम्बली में इलेक्ट होकर आए। देखिए, ये तो वाज़े हो गया कि पाकिस्तान में एक 2% मरात याफ्ता तबका बरसर इख्तदार है, सारे वसाइल, इख्तियारात और इख्तदार उसके पास है बिला शिरकत गैरे, और उसने आम आदमी को उसमें कोई किरदार नहीं दिया है। इसलिए आम आदमी का मसला भी उस वक्त हल होगा जब एक आम आदमी असम्बली में आएगा। जो MKM का मॉडल है, जो सूबाई असम्बली का नुमाइंदा 2 करोड़ रुपये खर्च करता है इलेक्शन लड़ने के लिए और कौमी असम्बली का नुमाइंदा 4 करोड़ रुपये खर्च करता है, तो वो जाहिर है कि 90% ऐसे लोग इलेक्शन जीतने के बाद वो अब्दुल सत्तार एदी की तरह आपके लिए एम्बुलेंस तो नहीं चलाएंगे, मैयत गाड़ियाँ तो नहीं चलाएंगे। वो 2 करोड़ के 4 बनाएंगे, 4 के 8 बनाएंगे। यहाँ से करप्शन का आगाज़ होता है। तो हमारा कहना ये है कि पाकिस्तान के अवाम ही अब ये तय करें कि आइंदा किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, ऐसे उम्मीदवारों को इलेक्ट कराएं जो कि मुतवस्सित तबके से हो, गरीब तबके से हो, मौरूसी सियासत का ख़ात्मा हो। एक ही ख़ानदान, 500 ख़ानदानों के दरमियान कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियाँ बटी हुई हैं। ये 500 ख़ानदानों की जागीर है पाकिस्तान की सियासत। तो जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी, असम्बली और सेनेट और सूबाई असम्बलियों के जो कंपोजिशन है और उसमें एक मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास का आदमी ऊपर नहीं जाएगा, अवामी मसाइल नहीं हल होंगे। राइट। लेकिन यहाँ ये भी कहा जाता है, मैं उसको प्रोग्राम को डेविएट नहीं करना चाह रहा हूँ, चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि और चीज़ के लिए आऊँ, लेकिन आपकी बातों से ये मुझे महसूस होता है कि आपकी और पीपल्स पार्टी की वर्किंग रिलेशन इतनी अच्छी नहीं है। देखें, वर्किंग रिलेशनशिप इस बात पर अच्छी है कि हुकूमत का हिस्सा बने। क्या हम हुकूमत के हिस्सा तो हैं, ठीक, लेकिन जो पॉलिसियाँ हैं, फैसले हैं, उसमें कौन बनाता है? आपको उसमें हमें शाज़ व नादिर कभी कभार शामिल किया जाता है। बिल्कुल, मैं उनके मुंह पे भी ये बात कहता हूँ, हमने हमेशा कहा है। लेकिन हम उनके साथ सिर्फ इसलिए हैं कि पाकिस्तान के वसीतर कौमी मफाद में सियासी इस्तेहकाम और जमहूरियत को एक भरपूर मौका फराहम करने के लिए, कहीं हमारी वजह से जमहूरियत की गाड़ी पटरी से ना उतर जाए। और हर बार हम पे इल्ज़ाम आता है कि हम हुकूमत को छोड़ते हैं, फिर हमारे ऊपर एक ऑपरेशन होता है, हमारी तरफ से एजिटेशन होता है, उसके नतीजे में स्ट्राइक्स, हड़तालें और कर्फ्यू होते हैं, और उसके बाद फिर हुकूमत को हटा दिया जाता है और या तो फ़ौज इख्तदार में आ जाती है, फिर सारा मलबा हम पे गिरता है कि गोया कि हमने फ़ौज और ISI के ईमा पे जो है वो जमहूरियत की गाड़ी को जो है वो पटरी से उतारा। तो हम ये मौका दे रहे हैं जमहूरियत को, सियासी इस्तेहकाम को, मुल्की इस्तेहकाम को, कराची के खास मईशत को, वजह से, और कराची और सिंध के, क्योंकि उनकी उसकी लोकेशन इस तरह जी हाँ। और अगर हम बाहर जाते हैं तो उसमें कराची के हालात और ख़राब होते हैं। जब मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इसमें कोई छुपा ही नहीं रहा बात। ठीक है डॉक्टर साहब, ओवरसीज पाकिस्तान देखिए ना, मकामी हुकूमतों के इलेक्शन नहीं है तो हमारी जो थोड़ी बहुत फैसले हम कर सकते थे और हमने डिलीवर किया, हमने मिसाली खिदमत की कराची के और हैदराबाद के अवाम की, और एक कामयाब मॉडल पूरे पाकिस्तान में दिखाया, पूरी दुनिया में कराची की तरक्की को और वहाँ के मेयर को दुनिया का बेहतरीन जो है वो मेयर करार दिया गया। और हमारा होम मिनिस्टर जो था सूबाई हुकूमत में, पिछली हुकूमत में, तो उसने अमन अमान भी इस तरह कायम किया कि ना वहाँ टारगेट किलिंग थी, न शिया सुन्नी को झगड़ा नज़र आता था, न लिसानी कोई ऐसी जो है वो कोई तनाव या कशीदगी थी, ना कोई सियासी कारकुनों के दरमियान जो है वो
इस तरह की कोई महाजारा ही नज़र आती थी। तो इसका मतलब है कि ये जो सारी इक्वेशन जो है वो ख़राब हुई है। इसमें वो फार्मूला जो हमने 4 साल से इख्तियार किया था उसको तब्दील किया गया। डॉक्टर साहब, व्हेन इट कम्स टू इन टर्म्स ऑफ ओवरसीज मिनिस्ट्री, जी हाँ, आर यू फुल फ्लैज पावरफुल मिनिस्टर? देखें, ओवरसीज़ अगर मिनिस्ट्री में मैं पावरफुल भी हूँ तो मेरे पास बराह रास्त कोई ऐसा काम नहीं जो मेरे इख्तियार में जो मैं कर लूँ। मेरी मिनिस्ट्री का काम है कोऑर्डिनेशन करना, समंदर पार पाकिस्तानियों को सहूलत फराम करना, बैरून मुल्क में भी और अंदरून मुल्क भी। अब उसमें मिसाल के तौर पासपोर्ट की सहूलत है, नाइकॉब की सहूलत है जो आईडी कार्ड है, या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड की ज़रूरत है, या इसी तरीके से वो पाकिस्तान में कहीं छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं। तो ये सारी मामलात वो हैं कि जिसका ताल्लुक़ या तो वज़ारत ख़जाना से, वज़ारत दाखिला से, वज़ारत सरमायाकारी से है, या दूसरी जो वज़ारतें हैं उनसे ये मामलात हैं। तो मेरा काम है कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना। अब जैसे इमिग्रेशन में जो सलूक होता है अमूमन समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए, हमें तो लूटा जाता है इस्लामाबाद में, जी हाँ, लाहौर के एयरपोर्ट्स के अंदर तंग किया जाता है। यहाँ से जो पाकिस्तानी ज़्यादातर जो कश्मीरी लोग जाते हैं, जी हाँ, उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन्हें दूर से नज़र आ जाते हैं कि कश्मीरी आए बड़े अरसे के बाद सीधे साधे। बिल्कुल, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो छुरी लेकर तैयार बैठे हुए हैं कि एक बकरा आए और उसको ज़बह करें। तो बिल्कुल इसी तरह लूटा जाता है। इसमें मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं रहमान मलिक साहब से बार बार ये बात करता हूँ कि इस तरह निज़ाम सबसे तो आपके ताल्लुक बहुत अच्छे हैं। देखें, अब ताल्लुकात इस तरह बहुत अच्छे हैं कि जब इत्तेहाद टूटता है तो वो एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। बस वो ये करते हैं कि वो किसी तरह एमक्यूएम को मना लेते हैं, ये उनके अंदर खूबी है। और यही इसी वजह से हम उन्हें कहते हैं कि वो एमक्यूएम में भी हैं और पीपल्स पार्टी में भी। लेकिन आपके दिल में भी कुछ हमदर्दी है, चूँकि वो फ्यूडल वाला नहीं है, उस बैकग्राउंड से मेरे ख्याल में ये एक नेचुरल क्लिक भी है उनके साथ, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें, उनकी ज़िम्मेदारी में ये है कि ये जो मसाइल इमिग्रेशन पर हैं, जो शनाख्ती कार्ड के हुसूल में होते हैं, मशीन रीडेबल पासपोर्ट का मसला है जो है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में, जिसमें मैनचेस्टर है, बर्मिंघम में है। अब वक्त आ गया कि वहाँ ये मशीन रीडेबल पासपोर्ट मशीनें आ गई हैं, उसके ऑपरेटर्स आ जाए, मशीन काम करना शुरू कर दें, लोगों को सहूलत मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया में ये मसाइल हैं, कनाडा में ये मसाइल हैं। तो मैं उनकी तवज्जो में ये बात मबजूल कराता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इस वक्त ओवरसीज जो सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में वो मुझसे काफ़ी एंग्री होंगे, नाराज़ होंगे अगर ये सवाल मैं आपके सामने ना रखूं और आप इसको टेक अप ना करें कि यहाँ से जब हाई सीज़न आता है तो बजाय ये कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इनकरेज करने के वो पाकिस्तान आए, अपने बच्चे लेके आए, डिस्करेज किया जाता है। इस वक्त जो छुट्टियों का दौर आ रहा है, इसमें 900 1,000 तक एक टिकट जो है मिल रहा है PIA का। तो अब एक तो कौमी एयरलाइन को नुकसान हो रहा है, दूसरा पाकिस्तानी जो यहाँ फैमिलीज रहती हैं वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। इस सिलसिले में आप क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, मैं कई मरतबा चेयरमैन PIA से, वज़ीर दिफा जो अहमद मुख्तार थे, अब नवीद कमर आए हैं, नवीद कमर से तो बात अब तक नहीं हुई, लेकिन कई बार मैंने उनकी तवज्जो भी इस बात पर मबजूल कराई कि देखिए, ये कौमी एयरलाइन एक कौमी असासा है और अक्सर सीटें खाली होती हैं जब लोग लंदन वापस जा रहे होते हैं या लंदन से आ रहे होते हैं, जबकि ये बड़ा ट्रैफिक है लंदन और कराची, लंदन लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में, और सीटें होल्ड कर ली जाती हैं। और कोई ना कोई वहाँ पर ये ट्रैवल एजेंट मुख्तलिफ हैं या कोई माफिया वहाँ भी एक छोटी मोटी डेवलप हुई है जो ब्लैक में उन टिकट्स को बेचता है। लोगों की सीटें बुक होती हैं और वो जब वापस जा रहे होते हैं तो उनकी वो सीटें जो है किसी और को दे दी गई होती हैं। ये मसाइल हैं और आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और पाकिस्तान जो दूसरी एयरलाइन है वो फ़ायदा उठा रही, जैसे एमिरेट्स है और दूसरी एयरलाइन। और फिर हमारी राउटिंग में भी बराह रास्त जहाँ से फ़्लाइटें हो सकती हैं या हम जो राउट बना सकते हैं, तो उसमें भी जो है वो हम थोड़ा सा माइंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हम बड़ा बिज़नेस ले सकते हैं। अब देखें ना, वही बिज़नेस या तो एमिरेट्स ले रही है, या इत्तेहाद ले रही है, या कतर एयरवेज़ ले रही है, और अब टर्किश एयरलाइन को मैं देख रहा हूँ कि वो भी पाकिस्तान से बिज़नेस जो है वो टर्किश एयरलाइन ले रही है। तो आप क्या करेंगे अभी? मेरा काम तो ये कि मैं इसको फॉलो अप भी करूँगा। देखिए, मेरा काम तो ये है कि जो मेरी स्टैंडिंग कमेटी में जो मेरा मेंबर है मेरी पार्टी का, वो बहुत एक्टिवली इन चीज़ों को, वहाँ जो दिफा की स्टैंडिंग कमेटी, उसमें हम इसको उठाते हैं, इन मसाइल को। असेंबली में जब भी तकारीर होती हैं, मोशंस देनी है या तहरीक अल्तवा देनी है, तो हम इन चीज़ों को उठाते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलकर भी इन चीज़ों
की निशानदेही करते हैं, कैबिनेट में भी करते हैं। तो देखिए हमारा काम है कि हम पॉलिटिक्स ऑफ परस्यूएशन हम परस्यू करते हैं, हम तवज्जो दिलाते हैं। दैट यू विल डू। लेकिन एक और इशू जो है वो ये है कि हमारे जो बच्चे पाकिस्तान जाते हैं अक्सर उनकी जान और माल की हिफाजत का मामला दरपेश आ जाता है, रास्ते में उन्हें लूट लिया जाता है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाते हैं, और ख़ास करके बच्चों के अगवा के केस हुए हैं कई दफ़ा, ये आप रिपोर्ट भी हुए, आपने सुना भी है इसमें यहाँ बरतानिया के, और वो जो पैसे के बदले जो है उन्हें छोड़ा जाता है तावान लेकर। तो इस बारे में आप क्या करेंगे? देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे मुल्क की जो है वो अंदरूनी मुल्क भी जो लोग रहते हैं उनके लिए भी मसाइल तो हैं बिल्कुल इसी तरह के। और सारे समंदर पार पाकिस्तानी जब आते हैं तो ये तो एक दो धारी तलवार है कि एक तो वो पाकिस्तान का, वो यहाँ सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, वो ये कोशिश करते हैं, पाकिस्तान का जो दर्द उनके दिल में है शायद पाकिस्तान के अंदर रहने वालों के दिल में उतना दर्द नहीं है, तो वो पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए कोशिश करते हैं। तो जब वो ख़ुद उनका ही एक्सपीरियंस हो जाता है इस तरह की कोई सूरत हाल आती, तो फिर वो पाकिस्तान के केस को कैसे पूरी दुनिया में, आलमी बरादरी में कैसे डिफेंड करेंगे? एक तो ये नुकसान है। दूसरा फिर जब वो पाकिस्तान के विज़िट्स जो है वो कम करते हैं या नहीं आते, तो उससे भी जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा होता है, फिर जो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ज़रूरत तो इस बात की कि इस वक्त जो है वो मुल्क सवारो, कर्ज उतारो, सैलाब हो, जलजला हो और ज़र तरसील फ़ॉरेन रेमिटेंस सालाना 6 अरब से 4 सालों में, गुज़िश्ता 4 सालों में बढ़ के 13 अरब डॉलर तक पहुंच रहा है। ये अगर इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ये फ़ॉरेन रेमिटेंस ना होता तो यकीन जानिए कि आज पाकिस्तान के अंदर जो डिसइंटीग्रेशन का अमल है ना, जो टूट फूट का अमल, वो इतना तेज़ होता कि फिर पाकिस्तान को बचाना शायद मुमकिन ना होता। ये फ़ॉरेन रेमिटेंस है जिसने पाकिस्तान की मईशत को ये थोड़ा बहुत सहारा दिया हुआ है, जिससे कि ये काम चल रहा है। तो इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि पहली मर्तबा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक पॉलिसी हो, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पॉलिसीज़ बाय ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनके सलाह मशवरे से जुलाई में इंशाअल्लाह ताला वो पॉलिसी मंजर आम पर आ जाएगी। आपने क्या सोच रखा है उसमें? यही सारी बातें हैं कि कमिटमेंट लिए जाएँ वजारत दाखिला से, वजारत दिफा से। ये जो आपने मसला बताया लॉ एंड ऑर्डर का, देखिए ऐसे डेडिकेटेड SSP के दफ्तर में सेल्स कायम होने चाहिए कि आम थानों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें VIP शहरी का दर्जा देना होगा, कम से कम फर्स्ट रेटेड सिटीज़न का दर्जा तो दे, ना कि थर्ड रेटेड सिटीज़न जो उन्हें बना दिया गया है, ताकि वो कॉन्फिडेंस उनका हमारे सिस्टम पर आए, उन्हें थाने में जाकर धक्के ना खाना पड़े। एक सेल हो जो उनके केसेस को अलहदा से जो है वो परस्यू करे। एयरपोर्ट पर, चाहे एयरपोर्ट पे उनके लिए स्पेशल फैसिलिटेटिंग काउंटर हो जो मेरी मिनिस्ट्री भी दे, और वजारत दाखिला भी वहाँ इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी मसाइल हो। बल्कि हम क्यों ना, मैंने ये एक फ्लोट किया है, एक स्मार्ट कार्ड निकालते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो रेगुलर आते हैं पाकिस्तान में, उन्हें कार्ड दे दें, वो आए, स्वाइप करें, उन्हें वो ह्यूमन इंटरेक्शन ही नहीं होना चाहिए, उन्हें इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ उनका वास्ता ही नहीं पड़ना चाहिए। वो आए, उस कार्ड को स्वाइप करें, आए वापस, और जब वापस आए स्वाइप करके वापस चले जाएँ। एक प्रॉब्लम और इससे इनकम भी जनरेट होगी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ खुशी खुशी वो कार्ड जो है वो बनवाएंगे, क्योंकि वक्त बचाना चाहते हैं। वो जो जहनी कोफ्त है, अजियत, उससे बचना चाहते हैं। डॉक्टर साहब मैं जब पाकिस्तान तो ये हम कर रहे हैं, इसके लिए मैंने वजारत दाखिला को, नादरा को, सबको एंगेज किया हुआ है। डॉक्टर साहब जब हम पाकिस्तान जाते हैं, और ये हमारी उस पॉलिसी में भी शामिल है। फिर अदालत के भी बेंचेस अलग हों, जो उनके केसेस हैं, जायदादों पे कब्जे हो, मकान पे हो, कारोबार पे कब्जा हो, या ये इस तरह लॉ एंड ऑर्डर हो, किडनैपिंग हो जाए, उसके लिए अदालतों में भी जब कोई सिचुएशन आए तो उनके लिए अलग अदालतें होनी चाहिए। It sounds fascinating. Fascinating के साथ it is doable, it is practicable. I'm not saying anything. The President of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan, the Cabinet of Pakistan, and I have a responsibility to draw the attention of the President, Prime Minister, the Cabinet of Pakistan and the Parliament. तो मैंने पहली बार ये सारा काम करके मैं ये ले जा रहा हूँ कैबिनेट में। मुझे आपकी जो पाकिस्तान का मीडिया यहाँ है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो लॉबिंग करें, ये दबाव डालें पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उन पर, जो यहाँ आते हैं,
PML-Q के जो रहनुमा आते हैं यहाँ, ANP के जो रहनुमा आते हैं, या PMLN के भी आते हैं, क्योंकि समंदर पार पाकिस्तानियों में हर सियासी जमात को सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं, लेकिन सबसे सियासी तफरीक से बढ़कर वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान के कॉज के लिए फिर वो अपनी सियासी वाबस्तगी को भी नहीं देखते। डॉक्टर साहब, जब पाकिस्तान जाएं तो हर मॉडल की फॉरेन कार अवेलेबल है सड़कों के ऊपर, ये बड़े बड़े अमीरों के बच्चे चला सकते हैं। सही बात। लेकिन ये गाड़ियां लियाकताबाद में या क्या कहते हैं गुलशन इकबाल में या कराची की सड़कों पर इतनी नज़र नहीं आती, जो गरीब इलाके हैं या रावलपिंडी के इलाके हैं, वो सुजुकियाँ और वो पुराने मॉडल की गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हुई। हम जो फॉरेन लोग हैं, हमें अगर इजाज़त दी जाए, जो पाकिस्तान के ड्यूल नेशनल्स हैं, कम से कम कस्टम में किसी हद तक छूट की कि हम सेकंड हैंड कार जो है वहाँ पर ले जा सकते हैं, तो कम से कम ये जो आप चला रहे हैं, इससे तो बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट के, और आम लोगों को वहाँ पर बेहतर कारें में ये सारी सहूलत मिलनी चाहिए जो इंडिया की हुकूमत ने अपने नॉन रेजिडेंट इंडियन को दी, जो मैक्सिको के समंदर पार जो मैक्सिकन से उनको उनकी हुकूमत ने दी, और फिलिपाइंस ने अपने समंदर पार जो बाशिंदों को, शहरियों को दी। ये वो पॉलिसियाँ हैं जो उनके अंदर समंदर पार जो शहरी हैं उनके अंदर अपने मुल्क के बारे में एतमाद पैदा करती हैं। अच्छा, लेकिन इसका उन्हें खदशा किया कि इस आड़ में एक सेकंड हैंड बड़ी लग्जरी गाड़ियों का कारोबार शुरू हो जाएगा। आप फिर वो स्मार्ट कार्ड है, उस एक कार्ड पे तो एक गाड़ी आ सकती है ना, एक कार्ड पे 10 गाड़ियाँ तो नहीं आएंगी। अब उस कार्ड से उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, उनकी वहाँ जो माली पोजीशन है उसको देख लें, उनका पूरा एक स्टेटस ले लें। मतलब किसी निज़ाम में कोई ख़राबी है तो उस निज़ाम का बिस्तरा बोरिया लपेट के आप एक तरफ रख दें ना, आपको उन खराबियों को दूर करना है, किसी चीज़ के मिसयूज़ को रोकना है। मैं जो मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉलिसी उसमें ये सेकेंड हैंड कार लाने का भी उसमें शामिल है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब वो वापस आना चाहे पाकिस्तान तो उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, कोई नागहानी या मुश्किल आ जाए तो उन्हें वापस, ये सारी चीज़ें हैं और ये पॉसिबल है, डुएबल हैं, पूरी दुनिया ने ये काम किए हैं। इसी तरह इन्वेस्ट को वहाँ पर सेव करने प्रोटेक्शन के लिए मैंने कहा ना, अब मिसाल के तौर पर उनको हम अट्रैक्ट करें लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल बनाए, और हमने ये शुरू किया है। हमने लाहौर में और रावलपिंडी रवात में 2 हाउसिंग स्कीमें दी, ज़मीन OPF की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की, और सरमाया हमने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी जो डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में तजुर्बा रखते हैं वो अपना पैसा लाएं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल बनाते हैं, ताकि उन्हें वहाँ कारोबार का मौका भी मिलेगा, और वो स्कीम भी समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ही वो अलॉटमेंट जो है वो की जाएगी। पहले हम प्लॉट देते थे, अब हमने सोचा कि हम घर देंगे, तो ये भी एक आगे की तरफ हम गए। इसी तरह हम ज़मीनें भी अगर उनकी हों और सरमाया भी उनका हो तो हम उन्हें जो चैनलाइज कर सकते हैं, कुछ हुकूमत की तरफ से गारंटी दें। देखें, लॉस हुकूमत अपने ऊपर ज़्यादा ले और प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को ज़्यादा दे। इस तरह उन्हें, जब आप मल्टी नेशनल्स के इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी देते हैं, सावरन गारंटी देते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पर, तो फिर आप पाकिस्तानी सरमायाकारों को, वो समंदर पार पाकिस्तानी हो, उनके सरमाए पर जो है वो आप क्यों जो है वो ये सावरन गारंटी नहीं देते। तरीका यही है कि हुकूमत उनके लॉस को बियर करे और उसका इंश्योरेंस कराए बिज़नेस का, तो हुकूमत का भी लॉस नहीं होगा। हर चीज़ का करने का तरीका है, एक हमें अपने विज़न को थोड़ा सा, जो पूरी दुनिया में महातिर मोहम्मद ने किया, डेंग ज़ियाओपिंग ने जदीद चाइना में किया, ली गुआंगहू ने सिंगापुर में किया, हमारे भी वही 2 हाथ 2 पैर और यहाँ एक दिमाग है, हमें इसे ही जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोल बहुत आम है, आपकी गुफ्तगू से लगता है प्रॉब्लम्स हैं, आपको भी पता है एज ए मिनिस्टर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमें जो है वो स्टेट के अफेयर्स से कम्प्लीटली माइनस करने के लिए सोचा जा रहा है। मतलब कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ तो दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें नुमाइंदगी का हक़ नहीं, कि नहीं वो इलेक्ट नहीं हो सकते, दे आर इन एलिजिबल। कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 63 है उसके मुताबिक कि कोई भी पाकिस्तानी, मसलन तो कुरैशी साहब MB जो है वो, अगर जिनके आज हम मेहमान भी हैं फर्ड के, जब वो हमें होस्ट भी कर रहे हैं, वो अगर इलेक्शन लड़ना चाहे पाकिस्तान में और इफ ही वांट्स
चूज टू बी ए मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, जैसे वो फॉर फार्मर है, वो नहीं हो सकते। तो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो अगर पाकिस्तान में कोई रोल अदा करना चाहते हैं वो नहीं हो सकते। लेकिन अल्ताफ भाई ने तो अभी कहा है कि हम करेंगे ये वज़ीर आज़म के दौरान 9-0 के ऊपर। इसको आप किस तरह ले रहे हैं, किस तरह आपने फैसला किया है और इसके बारे में अभी तक पेशरफ्त क्या हो रही है? देखिए, अल्ताफ भाई का विजन यही है कि इस वक्त चाइना तरक्की की जिस महराज पर है उसमें 75% हिस्सा समंदर पार चीनियों का है, जो समंदर पार चाइनीज़ है उनका है। इसी तरीके से इंडिया आज माशी तौर पर जो तरक्की कर रहा है उसकी तरक्की का राज भी समंदर पार पाकिस्तानियों को उन्होंने किरदार दिया, सियासत में भी। नाज़रीन, मेरी गुफ्तगू डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से जारी है। अभी मुझे ये भी पूछना है कि कराची में जो आग और खून की बार बार होली खेली जाती है, इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है? और ये जो दहशत गर्दी की बार बार जो हम सुनते हैं, जो सदाएं आती हैं, फ़लाँ दहशतगर्द ANP इल्ज़ाम लगाती है MQM के ऊपर, MQM इल्ज़ाम लगाती है ANP के ऊपर, पीपल्स पार्टी लिहारी वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ, लेकिन अभी एक फौरी तौर पर हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फ़ौरन हाज़िर होते हैं।